नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते खबरों की। एक बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से, जहां पर फरीदाबाद में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 1330 केस सामने आए हैं कोरोना के। फरीदाबाद में कोरोना से एक दिन में 3 मरीजों की मौत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि जिले में अब तक 491 मौतें हुई हैं। तो फरीदाबाद का हाल देखिए आप, किस तरह से संक्रमण की दर और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से संक्रमण की दर फैल रही है। तो 1330 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और 3 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 491 पहुंच गई है अब तक जिले में मौतों की संख्या। तो फरीदाबाद के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। सिविल अस्पताल सहित सभी निजी अस्पतालों में बेड की कमी के चलते मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते कई अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करने से ही इनकार कर दिया है। रोजाना कई कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग मौत के सही आंकड़े छिपा रहा है। नगर निगम कर्मचारियों के मुताबिक जितने दाह संस्कार उन्होंने अब तक किए हैं, उनसे बहुत ही कम आंकड़े स्वास्थ्य विभाग दिखा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो 12 अप्रैल से अब तक 300 से ज्यादा की मौतें हुई हैं, जिनमें लगभग 100 लोग फरीदाबाद से बाहर के हैं जिनकी मौत हुई है। अच्छी खबर भी यह है कि फरीदाबाद में एक निजी ऑक्सीजन प्लांट वाला लोगों के लिए मुनासिब दामों पर खाली ऑक्सीजन की भरपाई कर रहा है, लेकिन लोगों की लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं। और बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3684 मरीज सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना से एक दिन में 10 लोगों की मौत हुई है। तो साइबर सिटी में इस तरह से मौतों का जो आंकड़ा है 446 तक पहुंच गया है। तो एक दिन में 10 लोगों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा ज्यादा। आप देखिए संक्रमण की जो दर है वो किस तरह से तेजी से फैलती जा रही है। इससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े सामने आए हैं गुरुग्राम से, और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चाहे संक्रमितों का आंकड़ा हो, मौतों का आंकड़ा हो। 3684 मरीज पिछले 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं और 10 लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना की वजह से। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के खेड़की दौला के पास धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी काटने का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा कि अवैध कॉलोनी काटने के खिलाफ अधिकारियों ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें गुरुग्राम बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल का नाम शामिल है, जिन्होंने ना जाने गुरुग्राम में कितनी अवैध कॉलोनी काट दी है। इसके बावजूद भी यहां पर काम रुक नहीं पा रहा है। दरअसल अधिकारियों ने अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ एफआईआर भले ही दर्ज कर ली हो, लेकिन सिर्फ ये नाम मात्र के लिए है। लेकिन बाहुबलियों को एफआईआर का कोई डर नहीं है, फिर भी अवैध कॉलोनी में सड़क बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। सिकोपुर गांव की जो टोल के पास में, खिड़की दौड़ा टोल के बिल्कुल पास हाईवे के ऊपर जमीन है, उसमें 40 और 45 हजार रुपए गज के हिसाब से ये अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थी। इसमें सबसे पहले दीपक चुग हैं एक, जो कि इससे पहले भी कई कॉलोनियों में, जो नगर निगम ऑफिस गुड़गांव है उसमें सेक्टर 34 के पास में, वहां भी उन्होंने कॉलोनी काटते हुए उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। बादशाहपुर में भी 2 जगह उन्होंने अवैध कॉलोनियां काटी है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बिल्डर्स के बीच में ग्रीन बेल्ट में काटी गई है। इसमें एक जो सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा प्रेशर प्रशासन के ऊपर रखते हैं वो उमेश अग्रवाल हैं। तब वो सत्ता में थे, तब भी सरकार के ऊपर दबाव बना के इन्होंने कॉलोनियां कटवाई हैं और अभी भी खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। खुद इनके नाम से एफआईआर दर्ज हुई है।
और गाजियाबाद में कोविड-19 संक्रमण से मौत होने वाली संख्या भी अब बढ़ती जा रही है। हालांकि यह सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में महज 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन शमशान घाट पर लंबी कतारें हैं। इतना ही नहीं, शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कराने वाले आचार्य ने अब वहां एक बड़ा बोर्ड लगा दिया है, जिस पर लिखा हुआ है यहां अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची है, इसीलिए बाकी जगहों पर बने शमशान घाट पर विकल्प के रूप में अंतिम संस्कार किया जाए। आपको बता दें कि गाजियाबाद के हिंडन नदी पर बने शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों की लंबी लाइन में लगी है और इसके बाद लोग उस जगह पर अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जगह की कमी पड़ गई है, लाशों का ढेर लगा हुआ है। और गाजियाबाद के हिंडन शमशान में नगर निगम की लापरवाही भी देखने को मिली है, जहां कोरोना संक्रमित के शव को कुत्ते नोच रहे थे। इसके बाद परिजनों ने शमशान घाट पर हंगामा किया। बताया जा रहा कि फुटपाथ पर दाह संस्कार के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था, लेकिन नगर निगम की तरफ से प्लेटफॉर्म पर तारबंदी नहीं की गई थी, जिस वजह से कुत्ते शमशान घाट में घुस आए और शव को नोचने लगे। वहीं यह देखकर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। और एक तरफ गौतम बुद्ध नगर जिला अस्पताल की सीएमएस रेणु अग्रवाल ये दावा करती हैं कि जिले में रेमडेसिविर की कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर तस्वीरें उनके सभी दावों की पोल खोलती हैं। ये रोते चेहरे सिस्टम के सभी दावों की पोल खोल रहे हैं। ये बिलखते चेहरे अपनों की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर न मिलने पर इनके आंसू छलक रहे हैं। प्रदेश सरकार भले ही स्थिति नियंत्रण में होने का दावा कर रही हो, लेकिन मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं हैं। लोगों के आंसू उनके दर्द को बयां कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तीमारदार सीएमओ दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। सीएमओ साहब बार बार आने पर पुलिस से गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। कविता बताती हैं कि उनके पति सेक्टर 27 कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जीवन की जंग लड़ रहे हैं। और इंदर गुप्ता कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। उनकी उम्र तकरीबन 48 वर्ष है। उनकी पत्नी सीएमओ के पैर पड़ती है और पति के जीवन की भीख मांगती है। दूसरे बाकी मरीजों के परिजन भी ये बताते हैं कि सीएमओ सुबह आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन इलाज किसी का सही तरह से अस्पताल में नहीं हो पा रहा है। देखिए, कोविड की फैलने की गति काफ़ी तेज हो गई है इस समय से। चिकित्सा विभाग ने, हमारी यूपी सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। पूरा कोविड डेडिकेटेड एक हॉस्पिटल बना हुआ है। मेरे ख्याल से वो नोएडा में ही है और यूपी के कहीं भी आसपास इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं होगा। पहले ये 168 बेडेड L2 हॉस्पिटल बनाया गया था और 168 बेड भी पहले उतने नहीं भर रहे थे पिछली बार, लेकिन इस समय कोविड इतना ज़्यादा फैल गया है कि उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 200 बेड उसमें और बढ़ाए हैं। और 200 बेड बढ़ाए हैं तो थोड़ी सी उसमें समस्या जो आ रही है उसको भी दूर की जा रही है, क्योंकि जब एकदम से कोई चीज़ पेशेंट का लोड बढ़ गया है तो थोड़ी ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत आती है। लेकिन हम लोग पेशेंट को लेकर सेटल करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, उसके बाद किसी और हॉस्पिटल में उसको जो है कॉन्फ्रेंस में लेके उसको भेजा जाता है। पेशेंट को बाहर नहीं रखा जाता। हर पेशेंट को हमने एक ट्रायल वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पर लेते हैं, उसका स्क्रीनिंग में सब कुछ उसकी जाँच होती है, वो आईसीयू में रहेगा कि कहाँ रहेगा। गुरुजी की गुरु बहन इसमें एमरजेंसी में थी, तो कल इंतज़ार करते रहे सीएम साहब का कि वो कह रहे आएंगे ना उन्हीं से बात करना। तो कल मिले नहीं। आज सुबह 10-11 बजे उन्होंने मिले हैं और उन्होंने ये साइन करके लिख भी दिया कि तुम डॉक्टर मंगली के पास चले जाओ, तो हर हालत में तुम्हें करेंगे बोलो। अब सुबह से लेके हम धक्के खा रहे हैं, वो मंगली कह रहे हैं आए नहीं, हमारे अपने स्टाफ को दे रहे हैं, 2-4 लेके 5 जा रहे हैं। और सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं, कभी वो निकल जाते हैं गाड़ी से, फिर आ जाते हैं, अब फिर आए हुए हैं। पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहा है। नोएडा में इस महामारी का खौफ इतना बढ़ गया है कि दाह संस्कार के बाद परिजन अस्थियां लेने शवदाह नहीं जा रहे हैं। इस वजह से अस्थियां रखने के लिए बने लॉकर पूरी तरह से भर गए हैं। शवदाह गृह में खाली जगहों पर अस्थि कलश को रखा जाता है, अलग अलग नंबर डाला जाता है, ताकि बाद में जब परिजन उन्हें लेने आए तो ज़्यादा दिक्कत उनको ना हो। दरअसल कोरोना के कारण परिजन यहाँ डर की वजह से अस्थियां लेने नहीं आ रहे हैं, जिस कारण इन अस्थियों को लॉकर में रखा गया है। अंतिम निवास का संचालन करने वाली एनजीओ ने
जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ अस्थियां रखने के लिए 163 लॉकर उपलब्ध हैं, लेकिन इस वक्त सभी भरे हुए हैं। इसके साथ ही करीब 150 अस्थि कलश बाहर रखे हुए हैं। सबको पहचान का नंबर देते हुए अलग अलग कमरों में व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। इस वक्त अंतिम निवास में 300 से ज़्यादा अस्थि कलश पड़े हैं, जिन्हें लेने परिजन नहीं आ रहे हैं, जबकि रोजाना 70 से 90 शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। और ग्रेटर नोएडा में फोम की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फैक्ट्री के पास पेट्रोल पंप पर आग लगने से पंप पर भी हंगामा मच गया, जिसके बाद जीटी रोड पर जाम लग गया। लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जता रहे हैं। ये पूरा मामला दादरी थाना क्षेत्र के बील अकबरपुर गांव के पास का है। और रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में कोरोना विस्फोट हुआ है। अस्पताल में तैनात 58 में से 47 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद हंगामा मच गया। बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल के 47 कर्मचारी पॉजिटिव आए। तो इस खबर ने सबको हैरान कर दिया, हड़कंप मच गया, क्योंकि रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में कि जबरदस्त कोरोना विस्फोट हुआ है। 58 में से 47 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं और जैसे ही जांच रिपोर्ट आई उसके बाद मानो हंगामा समझ गया, हड़कंप समझ गया, क्योंकि 58 में से आप देखिए 47 कर्मचारियों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। देखिए आप किस तरह से संक्रमण की दर है जो लगातार फैलती जा रही है। अस्पतालों में संक्रमण सबसे ज़्यादा फैल रहा है और ये खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल की, जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है। जांच रिपोर्ट जब सामने आई तो सब लोग हैरान हो गए। 47 कर्मचारी अस्पताल के कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो 58 कर्मचारी तैनात थे, जिसमें से 47 कर्मचारियों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े। चिराग, ये रोहिणी का बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल बताया जा रहा है, जहां पर 58 में से 47 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। बिल्कुल, ये तो बड़ा अजीब सा ही मामला है, जिसमें काफी सारा स्टाफ है वहाँ का। कुछ जो मेडिकल स्टाफ है, कुछ गार्ड्स हैं, कुछ अलग स्टाफ हैं, जिनमें 47 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं। तो कहा जा सकता है कि राजधानी में तो अब कम्युनिटी स्प्रेड है और ऐसे में लगातार मामले बढ़ ही रहे हैं। कल भी 20,000 के आसपास मामले आए थे, जिनमें 350 से ज्यादा मौतें हुई थी। तो हालात काफी नाजुक हैं और सरकार की तरफ से तो प्रयास किए जा रहे हैं, बैंकॉक से और तमाम जगहों से ऑक्सीजन लाने की कवायद की है। लेकिन जो पेशेंट एडमिट हैं और जो सीरियस हो गए हैं, जिनको टाइमली ऑक्सीजन नहीं मिली या जिनकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ गई हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से उनके लिए संकट का समय परिवार के लिए भी है। लेकिन अब इस तरह से जो घड़ी आई है, जिसमें ये बताया गया है कि 47 लोग पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनके लेकर भी अब जो है प्रशासन अलर्ट है और वहाँ स्टाफ चेंज किया गया है। और अब ये कहा जा सकता है कि वहाँ भी दूसरा स्टाफ डिप्लॉय किया गया है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्दी ये भी ठीक होंगे और कोई इस तरह की कोई अनहोनी टाइप की खबर जो है नहीं सुनने को मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि राजधानी में कुछ त्रासदी हो सकती है, ऑक्सीजन नहीं जब मिल रही थी, और उसके बाद हमने देखा भी किस तरह से 20 लोगों की मौत हो गई एक अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। तो अभी तो हालात काफी टाइट है, मेडिकल इमरजेंसी ही है और ऐसे में अब ये सिचुएशन सामने आ रही है कि 47 लोग हुए हैं, तो उम्मीद है कि जानी चाहिए ये भी जल्द ठीक होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देश की राजधानी के अस्पतालों के हालात इतने बुरे हैं कि मरीज अस्पताल के चक्कर काटते काटते हॉस्पिटल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। सरदार पटेल कोविड सेंटर के तौर पर इसे शुरू किया गया। वहां सेंटर के बाहर दर्जनों मरीज परेशान हैं। सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए आप।
अच्छा, वॉक इन पेशेंट्स की यहाँ एंट्री नहीं। कोई तो सुनो गुहार, कहाँ हो सरकार? एम्बुलेंस में ही दम तोड़ रहे हैं मरीज। सरकार के सिस्टम से नहीं मिल रही कोई मदद। बेड के बजाय पेड़ों के नीचे ले रहे मरीज आखिरी सांस। वेंटिलेटर पर पहुंच गया सरकारी सिस्टम। मंजू ग्रोवर, उम्र 66 साल। इनके तीमारदार सुबह 8 बजे से दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे। हालत गंभीर थी, लेकिन कोई अस्पताल सुनने को तैयार नहीं था। दर बदर अस्पताल दौड़ने के बाद आखिर में ये भाटी माइंस के सरदार पटेल कोविड सेंटर लेकर आए। यहाँ भी इनको एंट्री नहीं मिली और काफी देर इंतजार करने के बाद मंजू ग्रोवर ने एम्बुलेंस में ही अपना दम तोड़ दिया। गांधी हॉस्पिटल लेकर के गया, हाँ, अम्बेडकर हॉस्पिटल लेकर के गया, हाँ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेकर के गया, हाँ, टोला कुआ पर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उस पर लेकर के गया। हाँ, रास्ते में यहाँ तक आया, फिर यहाँ आया हूँ। ये कौन सा हॉस्पिटल है? राधा स्वामी। हाँ। राधा स्वामी आया हूँ, मरीज मेरा डेड हो गया है। सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर मरीजों की बुरी हालत है। अपनी बारी के इंतजार में यहाँ पर मरीज एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे हैं, तो कुछ मरीज पेड़ों की छांव में अपनी सांसें गिन रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली सरकार द्वारा कोविड सेंटर चलाया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर बेड की संख्या से ज्यादा मरीज हैं। लिहाजा दर्जनों मरीज बाहर वेटिंग में खड़े हैं। लोगों ने सारे सिस्टम के प्रोटोकॉल का पालन किया है। उनके नाम का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, लेकिन अपनी बारी के इंतजार में घंटों से यहाँ पर खड़े हैं। आइए सुनाते हैं भूखे प्यासे परेशान कोविड सेंटर के बाहर मरीजों के तीमारदारों की परेशानी। हम लेके आए मौलवी नगर से। अच्छा, क्या हुआ है अभी तक? इनको अपना सांस में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। ऑक्सीजन कम हो गई। हाँ, और गाड़ी में रखकर अभी ऑक्सीजन लेके चला। ऑक्सीजन गाड़ी में रख के लगाया हुआ। तो यहाँ सरदार पटेल राधा स्वामी में क्या बातचीत हुई? बातचीत तो अभी यही कह रहे वेटिंग करो। अच्छा, क्या दिक्कत है बताइए? पापा को परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो अभी यहाँ पर आया, उन्होंने यहाँ भेजा हॉस्पिटल में कि यहाँ पता करो, ये नंबर दे रखे हैं, नंबर कोई काम ही नहीं आ रहा है। किस किस का फोन लग रहा है? ये जो नंबर लगा हुआ ये काम नहीं काम की नहीं है। ये लोग हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कितना खाने पीने में लग रहे हैं। ये इनका काम हर बार का ये करते क्या दिक्कत है सरदार पटेल कोविड सेंटर में बताइए? रात भर हमारा भाई सो नहीं पाएगा, ठंडा लग रही है, गर्म पानी नहीं मिला, ये सब दिक्कत है। अच्छा, मेरा सुबह कंबल, गर्म पानी, दवाई, फ्रूट, पाउडर लेके जाता हूँ, यही दिक्कत है। अच्छा, सुबह से 12:30 बजे गया, हाँ। खड़ा ही नहीं पाएगा, लाइन पर नहीं रहेगा, जा ही नहीं पाएगा। आपका मरीज अंदर एडमिट है? हाँ, एडमिट है। तो अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है? नहीं है भैया, जो भी नाम है, बस सुबह से बड़ी परेशानी हो रही है। सुबह के आके खड़े हैं, बहुत दिक्कत है। रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी कॉल भी आया, बुलाया है, तब भी नहीं अंदर घुसा रहे। सुबह 7 बजे के खड़े हैं। ना यहाँ कोई खाना पीना कुछ भी, ना कल प्यासे रह गए, पानी नहीं मिला। गाँव से मंगवाया अपन, अब पानी यहाँ कहाँ से आए हैं? न खाए न कुछ भी नहीं, और भूखे प्यासे खड़े हुए कल से। मैं इस वक्त सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल में है। यहाँ राधा स्वामी जो है, यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कुछ लोग तो ऐसे मरीज हैं अंदर एडमिट हो गए हैं, मगर वहाँ पर उन लोगों को कोई पानी की व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है। एक महिला जो है एम्बुलेंस में ही डेथ हो जाती है। कहीं न कहीं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की और डॉक्टर की लापरवाही का मामला साफ नजर आ रहा है। दिल्ली से शाहनवाज खान, जनता टीवी। और दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो दिल्ली की पुलिस क्यों है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर थाने की, जहां सुबह लगभग 6 बजे लाजपत नगर थाने की पुलिस टीम को एक पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि आईबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी है। वहां पर ऑक्सीजन सिर्फ 2 घंटे की बची है और अस्पताल में कोरोना के 80 मरीज गंभीर स्थिति में हैं। सूचना मिलते ही तुरंत लाजपत नगर थाने के एसएचओ धर्मदेव सिंह ने हरियाणा के पलवल में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा के पलवल में पुलिस टीम और एक टैंकर भेजा। 25 ऑक्सीजन सिलेंडर गाड़ी में मंगवाए गए और उसके बाद एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर
अस्पताल तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए। समय रहते अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पहुंच गई, जिसके बाद करीब 80 लोगों की जान बचाई गई। आपको बता दें कि लाजपत नगर थाने की पुलिस टीम लगातार पूरी तरह से महामारी में मुस्तैद है और यही वजह है कि एक फोन कॉल के बाद लाजपत नगर थाने की पुलिस टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की। अस्पताल प्रशासन ने सिलेंडर पहुंचाने के बाद दिल्ली पुलिस को धन्यवाद भी किया है। और राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ने अपना विकराल रूप ले रखा है, जहां हजारों लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। केंद्र और दिल्ली सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर मदद भी पहुंचा रही है। तमाम संस्थाएं भी सरकारों के साथ मिलकर लोगों की भरपूर मदद कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कार्यरत भारतीय जन सेवा ट्रस्ट द्वारा घोड़ा विधानसभा क्षेत्र में गरीब बेसहारा लोगों को मास्क वितरण, सैनिटाइजर और गाड़ियों में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इसी कड़ी में स्कूलों, मंदिरों, मार्केट की दुकानों को भी सैनिटाइज किया गया। भारतीय जन सेवा ट्रस्ट लगातार कोरोना काल से ही लोगों की भरपूर मदद करता आ रहा है। जी, नीरज गुप्ता नाम है मेरा। ये आज हमने एक भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से एक छोटा सा जागरूकता कार्यक्रम करा है, जिसके तहत कुछ आशा वर्कर बहनें हैं तथा कुछ आंगनवाड़ी की कुछ महिलाओं को सैनिटाइजर और मास्क आदि का वितरण किया गया है तथा उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए थोड़ी सी जानकारियों से अवगत कराया गया है। और कुछ अन्य व्यक्तियों को, लोगों को सैनिटाइजर और मास्क आदि का वितरण किया गया है तथा उन्हें जागरूक किया गया है क्या क्या सावधानियां बरतें कोरोना से बचने के लिए। और मेट्रो न्यूज में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.